हेलो दोस्तों, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो आज का पहला प्रश्न आपका दिया गया है। आज का पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है व्यापार, दूसरा आपका दिया गया है कृषि, तीसरा आपका दिया गया है पशुपालन, चौथा दिया गया है शिकार। चौथा ऑप्शन दिया गया है शिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन होगा। इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है लोथल, दूसरा आपका दिया गया है हड़प्पा, तीसरा दिया गया है मोहनजोदड़ो, चौथा दिया गया है कालीबंगा। इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया लोथल, दूसरा आपका दिया गया हड़प्पा, तीसरा आपका दिया गया मोहनजोदड़ो, चौथा दिया गया आपका कालीबंगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। जो है लोथल कहाँ था? लोथल आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है पाणिनि, दूसरा आपका दिया गया है कालिदास, तीसरा आपका दिया गया है कि कौटिल्य, चौथा दिया गया आपका बाणभट्ट। क्यों दिया गया? ऑप्शन क्या दिया है? बाणभट्ट। प्रश्न क्या पूछा गया? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी नाम से जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र क्या था? इसमें राजा को कैसे राज्य पर सेवा करना चाहिए, कैसे अपन काम को निकलवाना चाहिए, कौन किसका क्या दायित्व है, उसके बारे में ये इस अर्थशास्त्र जो किताबें है उसके बारे में वो बताता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है महावीर, दूसरा आपका दिया गया है अशोक, तीसरा आपका दिया गया है गौतम बुद्ध, चौथा आपका दिया गया है नागार्जुन। क्या पूछा गया है? बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया है। जो हम देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, ऑल ओवर अगर हिस्ट्री का सिलेबस जुड़ा हुआ है तो बौद्ध धर्म से प्रश्न आना तय है। तो पूछा क्या गया? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध से कई प्रश्न बनते हैं। इन्होंने घर से कब निकला, उनके घोड़े का नाम क्या था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, या पहला अपना क्या बोलते हैं ज्ञान कहाँ दिए। तो यहाँ से ये सब प्रश्न पीछे में ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, गौतम बुद्ध से प्रश्न आना तय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है ऋषभ देव, दूसरा दिया गया है पार्श्वनाथ, तीसरा दिया गया है महावीर स्वामी, चौथा आपका दिया गया है नेमिनाथ। तो क्या पूछा गया है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे 24वें तीर्थंकर? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे 24वें तीर्थंकर? कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, दूसरा आपका दिया गया है अशोक, तीसरा आपका दिया गया है चंद्रगुप्त, चौथा आपका दिया गया है हर्षवर्धन। क्या पूछा? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 361 ईस्वी में। कब हुआ था? 361 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों हजारों लोग मारे गए थे। और इसी में जब देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद क्या बोलते हैं, जो राजा अशोक होते हैं, अशोक
बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। जो उनके पुत्र होते हैं महेंद्र, जो उनकी पुत्री होती है संगीता, उनको बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए उनको भेज देते हैं और यहीं से यहाँ पर कोई भी युद्ध ना लड़ने का निर्णय लेते हैं। और अपने प्रजा से मिलने के लिए उन्होंने अभिलेखों से भी के माध्यम से उन्होंने मिलने का वो किया, अभिलेख लिखवाए कि प्रथम अभिलेख में ये रहेगा, द्वितीय में ये रहेगा। और उसमें भी लिखे गए हैं कि मतलब कि अगर कोई भी अगर प्रजा को अगर कोई हानि पहुंचाता है, चाहे मंत्री चाहे कोई भी, उनको कठोर भी दंड दिया जाएगा। कलिंग युद्ध इसलिए फेमस हो जाता है कि इसी युद्ध के बाद जो राजा अशोक होते हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका कि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है चरक, दूसरा दिया गया श्रुत, तीसरा दिया गया आर्यभट्ट, चौथा दिया गया वराहमिहिर। इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बिहार, दूसरा आपका दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका दिया गया है गुजरात, चौथा दिया गया है क्या? मध्य प्रदेश। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में। बिहार पहले बहुत ही प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है, वहां विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? कहाँ? बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया आपका कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? 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 पहला आपका ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, पहला आपका ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, दूसरा दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया बलबन, चौथा आपका दिया गया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे पूछा गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखेंगे इसके बाद कौन होता है? तो इसी का एक गुलाम होता है, गुलाम कहता है। इल्तुतमिश जो होता है उसके बाद ये वहां पर सल्तनत में बनते हैं। और देखेंगे तो क्या बोलते हैं दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बलबन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं, उसे इल्तुतमिश बनते हैं, उसके बाद रजिया सुल्तान। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल वंश हो, तो जो दिल्ली सल्तनत में प्रथम जो महिला जो होती है, अगर कोई सुल्तान महिला बनती है तो कौन बनती है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला। कई कई प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसी कौन सी महिला थी जिसको सुल्तान बनी थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने की संभावना है। अगला प्रश्न दिया गया है बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है बाबर। तो क्या पूछा गया? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नीति किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान होता है जो साउथ में अभियान करता है। कहाँ करता है? साउथ में अभियान करता है, युद्ध के लिए जाता है। उनको हड़पने के लिए नहीं जाता वहां पर इसलिए जाता है कि उनसे कर लिया जाएगा, जीत लिया जाएगा, उनको वहां से किसी को बना दिया जाएगा, उसके माध्यम से जो कर पैसे मिलेंगे उनसे लिया जाएगा।
और देखेंगे एक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया है, जो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सल्तनत में जो सुल्तान होता है ये होता है, क्योंकि यह एक ऐसा ही काम किया जाता है जो कि हर एग्जाम टॉपिक से इसके प्रश्न यहाँ से आना तय है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और खासकर जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से क्या प्रश्न बनते हैं, यह क्यों फेमस है, वह इसलिए फेमस है दिल्ली सल्तनत में कि मोहम्मद बिन तुगलक ये अपने जो इसकी योजनाएं होती हैं उसके लिए जाना जाता है। और इसकी योजनाएं क्या होती हैं, दोआब वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, कराची अभियान। तो इसके ऐसे ऐसे अभियान होते हैं जो भौगोलिक रूप से समय के अनुरूप नहीं होते हैं, उसके विपरीत करते हैं और जहाँ पे इसकी सफलता नहीं मिलती, इसीलिए बहुत ही परेशान होता है। लेकिन ये जो 5 योजनाएं, जो इसकी 4 योजनाएं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता ही है फिरोज शाह तुगलक जो ऐसा दिल्ली सल्तनत सुल्तान था जिन्होंने पंडितों पे जजिया कर लगाया था, ब्राह्मण पे जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नहर का निर्माण करवाया था, बगीचे का निर्माण करवाया था। जो इनके यहाँ क्या बोलते हैं, जो कैदी होते हैं, बंधक होते हैं, उनको भी ये क्या बोलते हैं, उनको शामिल करता है। और बाबर जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत होता है कि उसको हटा के नए वंश का स्थापना करता है, मुगल वंश का यह स्थापना करता है। कौन, बाबर 1526 में मुगल वंश का स्थापना करता है, और यहीं पर देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो देखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 1526, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 1556, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 1761, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है 1576। क्या आंसर दिया गया, 1576। तो क्या पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा 1526। इसका आंसर क्या होगा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में। किनके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो एक प्रश्न और बनता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1761 में हुआ था। किसमें हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली और जो पेशवा थे उनके बीच में हुआ था। जो एक युद्ध नहीं, एक जो पानीपत का युद्ध ऐसा युद्ध था जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया। उसने तय कर दिया भारत पे राज कौन करेंगे। प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें पता चल गया अब दिल्ली सल्तनत राज नहीं करेगा, मुगल वंश राज करेगा। द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें देखेंगे जो राजा हिंदू राजे थे वो सब पूरे खत्म हो गए 1556 में। और तृतीय जब हुआ 1761 में, ये तो तय हो गया अब भारत में, क्योंकि उस टाइम देखेंगे 1761 टाइम में पेशवा बहुत मजबूत थे। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में जब होता है पेशवा उसमें बिखर जाते हैं, उनकी हार होती है। उसमें ये तय हो जाता है भारत में पेशवा तो राज नहीं करेंगे। और उसके बाद इसका फायदा कौन उठा रहा है, जो अंग्रेज होते हैं इसका फायदा उठाते हैं। उसके बाद में अपना शासन लागू कर देते हैं, धीरे धीरे फूट डालो राज करो की नीति अपना कर शासन लागू कर देते हैं। और अगला प्रश्न दे दिया गया 1556 में क्या हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हाल ही में जो आरओ के एग्जाम हुआ है, ये प्रश्न उसमें पूछा गया है। आरओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि 1556 में क्या हुआ था। 1556 में हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बाबर, दूसरा आपका दिया गया है हुमायूं, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है अकबर, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब। इसका आंसर क्या दिया गया, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया औरंगजेब। तो क्या पूछा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने। कब किया था,
1526 में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत को मुगल वंश का स्थापना करता है। कौन करता है? बाबर करता है। और देखेंगे जब मुगल वंश में देखेंगे जब बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक जो होते हैं ये मुगल वंश बहुत ही मजबूत होते हैं। उसके बाद जब 1707 के बाद उस पर देखेंगे मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, दिन ए इलाही किसने शुरू की? दिन ए इलाही किसने शुरू की? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बाबर, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है अकबर, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है जहांगीर, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है शाहजहां। तो दिन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में दिन ए इलाही का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1582 में दिन ए इलाही का स्थापना हुआ था। और किस लिए जाना जाता है? यह जितने धार्मिक थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, सबको वहाँ आना तय था। तो देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? किसने किया था? अकबर ने किया था। दिन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? बहुत फेमस है ताजमहल। क्यों फेमस है? किसी के याद में बना ताजमहल, मुमताज के याद में बना ताजमहल। तो ये प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल का निर्माण किसने बनवाया? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है अकबर, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है जहांगीर, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा? किसने बनाया था ताजमहल? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में? मुमताज के याद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है तुकाराम, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है नामदेव, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है समर्थ रामदास, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है कबीर। चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कबीर। इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया शिवाजी से प्रश्न। हाँ, हर बार कोई भी एग्जाम हो शिवाजी से प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखो क्या बताएं, क्या पूछा गया? शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। ये आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के रामदास थे। और अष्टप्रधान, बार बार एग्जाम पूछा जाता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। और इसमें पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, वरीद होते थे, जो विदेशों से जो पत्र व्यवहार होता था, जो अमात्य पेशवा, इन्हीं के अंडर में जो अष्टप्रधान का किसने किया था? शिवाजी ने ही बनाया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता कि अष्टप्रधान किसने बनाया था? तो किसने? शिवाजी ने ही बनाया था। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है आपका। प्रश्न पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 1757, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 1764, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 1857, चौथा ऑप्शन दिया गया 1773। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ, 1764 में हुआ, 1857 हुआ, 1773 में हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ बताएं कमेंट करके आप लोग। तो देखेंगे प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। और प्लासी कहाँ है? यह बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किस है? नादिया जिले में। कहाँ है? ये नादिया जिले में। और प्लासी इसका नाम क्यों पड़ा? पलासों का पेड़, वहां पर वैसे तो आम का बगीचा था, लेकिन क्या होता है पलासों के पेड़ हो जाने के कारण वह प्लासी का युद्ध नाम जाना जाता। और किस नदी किनारे हुआ था?
भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा हुआ था। लेकिन एक मात्र युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था जो इनके मीर जाफर थे, ये लोग जो थे इनके जो मंत्री थे पहले ही जाके अंग्रेजों से मिल चुके थे। इनकी सेना 30,000, उनकी सेना 3,000, लेकिन तभी भी इनकी हार हो जाती है। तो अगला ऑप्शन इसी में दिया गया 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें क्या होता है, अंग्रेज एक तरफ एक यहाँ पर षड्यंत्र नहीं, एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता है। और यहाँ पर 3 लोग एक तरफ होते हैं जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, मीर जाफर होते हैं, मीर जाफर होते हैं, शाह आलम द्वितीय, और दिल्ली के जो नवाब क्या बोलते हैं, लखनऊ के जो नवाब, अवध के नवाब होते हैं, ये लोग तीनों एक तरफ होते हैं और अंग्रेज एक तरफ होते हैं। लेकिन इसमें भी देखेंगे जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का जो युद्ध होता है, इसमें भी इनकी हार होती है। बक्सर के युद्ध में भी इनकी हार होती है। बक्सर के युद्ध में भी इनकी हार होती है। इसमें क्या होता है, जो सिराजुद्दौला होते हैं, मीर कासिम होते हैं और शाह आलम द्वितीय होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बक्सर में इनकी हार होती है। और देखेंगे 1765 में वही क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद की संधि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। और अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ये दिया गया है 1857। 1857 1857। तो देखेंगे 1857 की फेमस है, यह एक सिपाही विद्रोह है। कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो लेकिन देखें, एक विद्रोह एक पहले ही, अगर धीरे धीरे पहले ही तय हो गया था, आधार तय हो गया था। चिंगारी का काम, जो गाय का जो कारतूस वाला, जो गाय और सुअर का जो बना हुआ कारतूस था, एनफील्ड राइफल था, उसकी बना हुआ जो गोली था, दांत के काट कर अगर गोली चलाया जाता था, उसी के विद्रोह में 1857 क्रांति आग लगता है और पूरे देश में फैल जाता है। कुछ लोग उसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ राष्ट्रवाद करते हैं। लेकिन देखेंगे कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के रूप में फैल कर ही रह गया। सब अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, अवध से वो लड़ रहे थे, क्या अलग अलग बेगम हजरत, लखनऊ से और अवध से बेगम हजरत महल लड़ रहे थे, तो कानपुर से तात्या तोपे लड़ रहे थे। तो ये लोग जो थे ये अपने सब अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1757, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1764, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1857, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1772। 1772 बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 हुआ, 1764 में हुआ, फिर 1857 हुआ, फिर 1772 में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो कौन कौन थे इसमें? अंग्रेज एक तरफ थे, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1764 मीर कासिम। तो ये क्या होता है, इन लोगों की हार होता है, इन लोगों का हार हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है मिलीजुली, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है कार्नवालिस, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है डलहौजी, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है रिपन। चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है रिपन। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका आंसर देखेंगे कार्नवालिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कार्नवालिस। और किस क्षेत्र में लागू हुआ था? यही आपका बंगाल और जो पश्चिम बंगाल वाला जो ये सब क्षेत्र है, यही में पटना, ये सब यही इस क्षेत्र में ये सब लागू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया दिल्ली, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया मेरठ, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया कानपुर, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है झांसी। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है झांसी।
1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला आपका ऑप्शन दिया गया दिल्ली, दूसरा आपका दिया गया मेरठ, तीसरा आपका दिया गया कानपुर, चौथा दिया गया झांसी। तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगले दिन कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली पहुंच गया। अगले दिन कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं से क्या होते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते हैं, वहीं से इस आंदोलन को, विद्रोह को चालू कर देते हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग नेतृत्व किए थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर करते हैं, कानपुर से तात्या तोपे नाना साहब जो होते हैं वो लोग करते हैं, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, दिल्ली से कौन, किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। जफर याद कर लिए, जफर कहाँ? दिल्ली। कानपुर से नाना साहब किए थे, नेतृत्व किए थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 1885, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1905, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1919, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1942। तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में कि 1905 में कि 1919 में कि 1942 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका स्थापना किसने किया था? AU जो ह्यूम होते हैं, जो एक ICS ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, रिटायरमेंट अधिकारी होते हैं, यही कांग्रेस का स्थापना करते हैं। कौन सा अधिकारी होते हैं? ICS। जिससे इस टाइम IAS IPS होते थे, उस टाइम ICS अधिकारी होते थे। तो कौन थे? ICS अधिकारी होते हैं। और इसका स्थापना कहाँ होता है? गोकुलनाथ एक विद्यालय होता है, संस्कृत कॉलेज होता है मुंबई में, वहीं पर इसका उसी पे वहाँ पर स्थापना करते हैं। और पहला अध्यक्ष प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। और एक मंच क्यों तैयार किया गया था? अगर जैसे पहले जो अंग्रेज थे, पहले इन्होंने एक विद्रोह दे चुका था। कौन सा? 1857 की क्रांति। अगर ऐसा विद्रोह फिर से अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए इन लोगों के एक चाल कहें या कुछ भी कहें, इसलिए जब एक गठन किया गया, लेकिन इसको रोका नहीं गया, लेकिन यह उल्टा इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। आगे चलकर कांग्रेस मंच एक ऐसा मंच तैयार हुआ जो भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया AO ह्यूम, दूसरा दिया गया दादा भाई नारोजी, तीसरा आपका दिया गया WC बनर्जी, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया तिलक। चौथा आपका ऑप्शन क्या दिया गया? तिलक दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। किसने किया था? WC बनर्जी ने। ऑप्शन इसका सी सही होगा। WC बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में कि 1906 में कि 1911 में कि 1919 में? 1919 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1906 में हुआ था। क्या हुआ था? 1906 में देखेंगे बंगाल विभाजन होता है। इसको रद्द कब किया जाता है? तो 1911 में। कब किया था इसको? 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द किया जाता है। कब रद्द किया था? 1911 में। एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विभाजन कब हुआ था, रद्द क्यों किया था? ये विभाजन हुआ क्यों था? ये विभाजन इसीलिए हुआ था क्योंकि देखेंगे तो जो अंग्रेजों की नीति ना कि फूट डालो राज करो,
फूट डालो, राज करो की नीति उन्होंने अपनाया था। तो वहां पर देखेंगे वहां पर हिंदू मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम बहुत बाहुल्य क्षेत्र था, तो इन्होंने इसलिए उनका बंटवारा कर दिया था। लेकिन ये नीति इनकी असफल रही, इनकी नीति इनकी असफल रही। बाद में चल के इनको रद्द करना पड़ा, बाद में चल के इसको रद्द करना पड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहीं पर देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। अरे बंगाल विभाजन, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। सॉरी, ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। बंगाल विभाजन क्या होता है, 1905 में होता है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और इसको रद्द कब किया जाता है, 1911 में इसको रद्द किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1915, दूसरा आपका दिया गया 1919, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1920, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1930। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। यहीं पर लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना 1 साल 2 साल उसके बाद कहते हैं इनको अपना पूरे भारत भ्रमण करते हैं। अगर किसी चीज को जानना है पहचानना है तो पहले वहां पर पहले ही कूदो ना। अगर प्रधानी चुनाव लड़ना, जिला पंचायत कोई भी चुनाव आपको लड़ना है तो वहां पर ये नहीं कि तुरंत उड़ जाइए, पहले उस लोगों को जानिए पहचानिए क्या कमी है, उन लोगों को मांगे क्या है। उसी तरह गांधी जी को जब भारत को आजादी दिलाना था तो इनको कहा कि आप पूरे, क्योंकि पहले इनका नाम हो चुका था साउथ अफ्रीका में, बस इनको यहाँ पर आके चालू करना था। तो जाके पूरे भारत को घूमते हैं। उसके बाद तब जाके चंपारण आंदोलन करते हैं, क्या बोलते हैं जो मजदूर थे उनका करते हैं, बारदोली में जाते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन लाते हैं, तो इनमें क्या बोलते हैं दांडी मार्च यात्रा करते हैं, उसके समय अवज्ञा करते हैं। उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, कि भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा कि भारत में महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, कब लौटे थे 1905 में। कब लौटे थे 1905 में महात्मा गांधी भारत नहीं 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो यहाँ पर दिया गया 1919। तो ये 1919 जो होता है जलियांवाला बाग कांड जो होता है, हत्या होता है जनरल डायर द्वारा, जो गोली चला दी जाती है, चारों तरफ से घेर के उनको मार दिया जाता है। जो भारत के लोग होते हैं जो वहाँ पर जलियांवाला कांड, जलियांवाला एक बाग होता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन होता है, जो सिख वर्ग होते हैं उनका बैसाखी का दिन होता है, उसी दिन वो लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे। सिपलू किचलू जो थे उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था, जो 1919 में रॉयल एक्ट आया था, 1919 में रॉयल एक्ट आया था, उसी के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद उनको उन्हीं के विरोध में इकट्ठा हुए थे। एक त्योहार भी था बैसाखी का, लेकिन जनरल डायर ना कोई चेतावनी दिया ना कुछ दिया, चारों तरफ से घेर के गोलियों से अंधाधुंध गोली चलाने लगा। छोटे छोटे बच्चे थे, हजारों लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और 1920 में देखेंगे इसी की वजह से क्या बोलते हैं रॉयल एक्ट की वजह से और जलियांवाला बाग कांड की वजह से 1920 में जो होते हैं क्या बोलते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन लाते हैं। और देखेंगे बाद में चल के देखेंगे जो चौरी चौरा कांड होता है उसके बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कि 1917, दूसरा आपका दिया गया 1919, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1922, चौथा आपका ऑप्शन दिया है 1930। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो कब हुआ 1917 में हुआ था। कब हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये क्या क्यों हुआ था, क्यों क्या था चंपारण सत्याग्रह। जो अंग्रेज थे 3 पट्टियां लागू किए थे। नील की खेती को उन्होंने जबरदस्ती करवाते थे किसानों से। आपका 4 कट्ठा के तो 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना है। किसानों के लिए खाने के लिए नहीं बचे थे। तो उसी में जो रामचंद्र शुक्ल होते हैं तो जाके महात्मा गांधी से मिलते हैं उनके तरफ से। उसके बाद महात्मा गांधी जी होते हैं कहाँ जाते हैं, बिहार जाते हैं, वही सत्याग्रह करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह बहुत ही फेमस सत्याग्रह है। यहाँ से प्रश्न आपके बनना तय है, 100% आपका प्रश्न बनना यहाँ पर तय है। 1919 में
वही आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड हो गया था। 1922 असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1930 में दांडी मार्च आता, सभी अवज्ञा जो होता है वो किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1915 में, दूसरा दिया गया 1919 में, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1922 में, चौथा आपका ऑप्शन दिया 1935 में। तो चौथा ऑप्शन दिया 1935 में। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग कांड आपका हत्या 1919 में हुआ था। ये चारों तरफ घेर के अंधाधुंध गोलियों से बौछार करके छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा गया था। ये अंग्रेज इतने दुष्ट थे, कमीने थे कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़े थे। चारों तरफ से घेर के ना भागने का मौका ना कुछ दिए और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दिए थे। अगला प्रश्न दिया गया आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1919 में, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1920 में, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1930 में, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1942 में। 1942 में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। तो देखेंगे 1919 में आपको पता ही है जलियांवाला बाग अभी बताया गया था। 1980 में दांडी मार्च किया था। नमक का कानून तोड़ते हैं कौन? साबरमती आश्रम से चल के वहां पर नमक का कानून तोड़ते हैं कौन? महात्मा गांधी। तो इनका जो भी आंदोलन है अब देख लेंगे, एक तरफ हम देख रहे हैं गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का गांधी। तो इनका क्या होता है? ये 1917 कर लेते हैं, 1918 कर लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूर वाला। तो इसके बाद क्या बोलते हैं 1920 में असहयोग हो जाता है। 1930 में तो इनका क्या बोलते हैं दांडी मार्च हो जाता है। 1942 में ये बहुत फेमस है, बार भाई एग्जाम, इसी में गांधी जी करो और मरो का नारा दिए होते हैं। इसी 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, करो और 9 अगस्त 1942 में चालू किया जाता है, करो और मरो का नारा देते कहाँ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कि अंग्रेज भारत तुम छोड़ दो, अंग्रेज भारत तुम छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है असहयोग आंदोलन, दूसरा आपका दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है खिलाफत आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च यात्रा किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसमें क्या करते हैं? नमक का कानून तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? महात्मा गांधी। ऐसा नहीं कि नमक ले आकर फोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि नमक ले गए, लेके डंडा लेके गांधी जी डंडा चलते ही पटक पटक के फोड़ दे, ऐसा वो नहीं करते थे। मतलब नमक गए ऐसे समुद्र उठाए, नमक ऐसे ले लिए, यही नमक का कानून। मतलब नमक एक हम लोग का अधिकार है, तो नमक का कानून तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है खिलाफत भी। खिलाफत आपका 1920 में, शायद इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 1920 में क्या बोलते हैं? खिलाफत। लेकिन देखेंगे असहयोग आंदोलन कब किया जाता है? असहयोग आंदोलन तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो सी होगा, इसका आंसर तो सी होगा। लेकिन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 1942 में।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में होता। कब हुआ था? 1930 में। और खिलाफत तो कभी कभी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो तीनों जो थे ना, ये महात्मा गांधी जी के ही थे। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के थे। और कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है। पेपर अगर कठिन बनाएगा आप लोग का तो कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेगा, इसका क्रम भी पूछ लेगा कि प्रथम पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया, करो या मरो बहुत फेमस नारा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, दूसरा आपका दिया गया है नेहरू, तीसरा आपका दिया गया है महात्मा गांधी, तीसरा दिया, चौथा दिया गया आपका सुभाष बोस। सुभाष बोस किसने दिया था? सुभाष बोस। इसका ऑप्शन कुछ दिया गया है भगत सिंह कि नेहरू कि गांधी कि सुभाष बोस। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में। कब दिया था? 1942 में। 1942 में कब दिया था? 1942 में महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा, हे अंग्रेजों, कहा कि अंग्रेजों नहीं, भारतीय वहां से करो या मरो, आपको यहाँ से करो या मरो, आपको यही नारा दिया और पूरे देशवासी पूरी तरह से फैल गया और इस आंदोलन को सफल बनाया गया। बाद में देखेंगे 1947 में देश आजाद हो जाता है, अंग्रेजों से मुक्त हो जाता है। उसी दौरान देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होता है और गांधी जी इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि अंग्रेज उधर बिजी रहेंगे। अंग्रेज भारत का सपोर्ट मांगते थे, सपोर्ट मांगे थे एक बार प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन गांधी जी ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उसको क्या मिला? 0 सन्नाटा। एक बोल सकते मतलब 0 ही मिला, कुछ नहीं दिए, बोले थे वादा किए थे लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इसी की वजह से गांधी जी जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसी का फायदा उठाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं और इधर अंग्रेज परेशान हुए थे, उसको विदेशों का भी उसका इन लोगों का दबाव बनाया जाता है अंग्रेजों पर कि अब जो जहां आपने किया वहां पर आप निवेश छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 1930, दूसरा आपका दिया गया है 1935, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1942, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1946। तो क्या दिया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस, आके पटेल। इसका बताया आंसर क्या होगा आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? देखेंगे आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया 1947, दूसरा दिया गया 1949, तीसरा आपका दिया गया 1950, चौथा आपका दिया गया 1952। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? 1950। इसका आंसर क्या होगा? 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। किस तारीख को? 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। सॉरी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि राजेंद्र प्रसाद। तो किसे कहा जाता है?
भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहता है? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया आपका कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? टैगोर ने, बंकिम चट्टोपाध्याय ने, प्रेमचंद ने कि दिनकर ने? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। ये कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद जो मठ से, वहां से लिया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का भाषण कब दिया? जहाँ शिकागो के भाषण किस सन में दिए थे? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1893, दूसरा दिया गया 1885, चौथा दिया गया 1905, तीसरा दिया गया 1905, चौथा दिया गया 1915। तो देखेंगे 1893 में ये कहाँ जाते हैं? अमेरिका, शिकागो में। वहाँ पर कहते हैं ये क्या, किस रूप में जाते हैं? तो जो भारतीय लोग थे वो वेशभूषा भगवा कलर के तौर पे, जब साधु के भेष में वहां पर गए थे। इनको बहुत लास्ट में मौका दिया गया बोलने के लिए, बहुत लास्ट में मौका दिया, क्योंकि इनको बहुत हीन निगाह से देखा जाता था। तो बाद में 1-2 मिनट का इनको टाइम दिया गया। जब इन्होंने संबोधन किया भाइयों और बहनों, जब पूरे अमेरिका वासियों को बोला भाइयों और बहनों, तो सब लोग पूरे जो वहां पर था, सभा था, तालियों से गूंज पड़ा। और धीरे धीरे भाषण देते थे, 15-20 मिनट तक भाषण देते ही रह गए। तो कब दिए थे? 1893 में। इसे स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर शिकागो में भाषण देते हैं। इसमें ऑप्शन ए भी और दिया गया है 1885 में। अभी पिछले ही प्रश्न में बताया गया है 1885 में क्या हुआ? 1885 में देखेंगे कि कांग्रेस का स्थापना होता है। 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, ICS अधिकारी होते हैं, इन्होंने ही इसका स्थापना करते हैं। ICAO जो ह्यूम होते हैं, यही इसकी स्थापना करते हैं। और देखेंगे तो 1885 में प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। ये प्रश्न आपका बार पूछा जाता है। और 1905 दिया है, इसमें आपका देखेंगे बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और बाद में देखेंगे 1911 में जाके इसको रद्द कर दिया जाता है। इस विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? राम मनोहर राय ने। दूसरा दिया गया विवेकानंद ने। तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया दयानंद सरस्वती ने। चौथा आपका ऑप्शन दिया गया एनी बेसेंट ने। तो इसका आंसर क्या होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। और देखेंगे 1800 किस समय किया गया था? 1875 में किया। किस समय किया गया था? 1875 में किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया सती प्रथा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है डलहौजी, दूसरा आपका दिया गया है वेटिंग, तीसरा दिया गया आपका रिपन, चौथा दिया गया कि कर्जन। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। बेंटिंक ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया तिलक और एनी बेसेंट, और दूसरा ऑप्शन दिया गया गांधी जी, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया नेहरू, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया पटेल। इसके किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। एनी बेसेंट और तिलक जी ने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन
भारत कब आया? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1919, दूसरा आपका दिया गया 1928, तीसरा आपका दिया गया 1930, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1942। और साइमन का मिशन था क्या, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। साइमन का मिशन क्या था? तो देखेंगे एक गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भारत में जाकर देखेंगे कि भारत में निर्माण कैसा कर, अंग्रेज की शासन कैसा है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर गठित की टीम, 7 लोगों की टीम जब गठित की जाती है तो देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं, एक भी भारतीय नहीं होते, एक भी भारतीय नहीं होते, एक भी भारतीय नहीं होते हैं, एक भी भारतीय नहीं होते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हमारे घर कोई से आए, चाहे हमारे गांव में कोई आए, उसमें कोई हमारे गांव का व्यक्ति उसमें भागीदारी नहीं ले रहा है, उनके साथ नहीं, तो उनको कैसे पता चला खलियान यहाँ पर है, गांव का पोखरा यहाँ पर है, पंचायत भवन यहाँ पर, इससे हर गांव की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर इससे सरकारी स्कूलें हैं, यहाँ खेत हैं, यहाँ कुछ चीज़ें, यहाँ पर बगीचा है। तो उसी तरह अगर भारत में कोई आ रहा है और उसमें एक भी व्यक्ति उसकी टीम में गठित नहीं किया जा रहा है तो कौन क्या जानेगा, उसके बारे में क्या जानेगा? तो इसी का विरोध किया जाता है। कब साइमन का मिशन भारत कब आता है? 1928 में आता है। इसका क्या 1928 में आता है, लेकिन इसका बहुत व्यापक रूप से इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन गो बैक का नारे दिया जाता है। साइमन कमीशन काले झंडे दिखाए जाते हैं कि जो जहां से तुम आए वहीं से चले जाओ। आई वाली टीम क्या होती है, 10 साल में बनाई जाती है, 1919 में 10 साल बाद इसको जाकर पूरे देश में देखना होता है कि कैसा क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनको इसका विरोध किया जाता है और इसी विरोध में लाला लाजपत राय विरोध करते हैं। उनको एक अंग्रेज सिपाही के लाठी लग जाने के कारण, सिर पर लाठी लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाता है। बाद में जाकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जेल मिल के सैंडर्स की हत्या करते हैं, जाकर गोली मारकर उनकी हत्या करते हैं, बदला लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1928, दूसरा आपका दिया गया 1929, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1930, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1935। क्या पूछा गया? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1929 में मित्र मेरे दोस्तों। कब पारित हुआ? 1929 में पारित हुआ। कब हुआ? 1929 में पारित हुआ। 1929 में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ? 1929 में पारित हुआ। पहले कहाँ हुआ? लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया आपका, अगला प्रश्न दिया गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1940, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1942, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1945, चौथा ऑप्शन दिया गया 1946। अंग्रेज जो होते बहुत ही चालाक थे। द्वितीय विश्व हो रहा था, उधर अंग्रेज भेज रहे हैं कि यहाँ पर आए और इनकी सहायता करें, हेल्प करें। द्वितीय विश्व युद्ध में, एक प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करके इंडिया भारत दे चुके थे। गांधी जी भी तो थे, यही तो बोल रहे कि जाओ शामिल हो जाओ प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में यही मना करते हैं। तो इसी के चक्कर में एक किस मिशन आते हैं। कब आते हैं भारत? 1942 में आते हैं। कब आते हैं? 1942 में किस मिशन भारत आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कैबिनेट मिशन भारत कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1942, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1945, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 1946, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया 1947। इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कब आया? 1946 में आया। कब आया? 1946 में। और इनका क्या था? संविधान सभा का गठन करना था, मतलब कि भारत में संविधान सभा बन जाए, संविधान के बारे में चर्चा के लिए यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। अगला प्रश्न दिया गया आपका कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? पहला आपका ऑप्शन दिया गया बेवल योजना, दूसरा दिया गया किप्स योजना, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया माउंटबेटन योजना, तीसरा दिया गया माउंटबेटन योजना, चौथा दिया कैबिनेट मिशन। इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। माउंटबेटन योजना के तरफ भारत का विभाजन हुआ। 2 भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत।
अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं पूछे गए, स्वतंत्र भारत के, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जी आए थे तो सोचा गया कि इनको भी कुछ यहाँ से आए हैं तो भारत के पक्ष में कुछ काम किए थे, इनको भी खुश कर दिया जाए, कोई पदवी दिया जाए। तो क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय पूछा गया होता तो सी राजगोपालाचारी। अगर ये पूछा गया कि भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी होगा। लेकिन क्या पूछा गया, प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न करते समय बातों को ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा क्या दिया है, इसमें देखिएगा स्वतंत्र पूछा है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। आज जब पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपालाचारी होगा। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में पूछ लेगा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलिए थोड़ा पानी पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत है, गला सूख जाता है बोलते बोलते। अगला प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न पूछ दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला आपका ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया गया है डॉक्टर अम्बेडकर, तीसरा दिया गया जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया गया सरदार पटेल। तो क्या पूछा गया? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया, अस्थायी नहीं पूछा गया, अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और अस्थायी पूछा गया तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और यहाँ पर अगर जोड़ दिया है कि अस्थायी, क्या जोड़ दिया है? अस्थायी, अस्थायी कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। अस्थायी पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा दिया गया प्रेमचंद, चौथा गया मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न रिपीट कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन दिया गया गांधी जी ने, दूसरा आपका दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा आपका दिया गया भगत सिंह ने, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया मौलाना आजाद। किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह जी को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? पहला आपका ऑप्शन दिया गया 1928, दूसरा दिया गया 1931, तीसरा दिया गया 1935, चौथा दिया गया 1942। बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। तो क्या पूछे, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 1931 में दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दिया जाता है। और जब इरमी समझौता होता है उसमें भगत सिंह क्या, जब इरमी समझौता होता है कि लोग कुछ फेसबुकिया ज्ञान होता है, व्हाट्सएप वाले ज्ञान होते हैं, कहते हैं अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी रुकवा, बिल्कुल रुकवा सकते थे। लेकिन जब गांधी जी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, अगर एक भगत सिंह शहीद होता है तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। तो इसी के पहले इरमी समझौता हो चुका होता है। तो भगत सिंह की फांसी कब हुआ था? 1931 में। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, पाकिस्तान ने भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा दे दिया है, लेकिन भारत ने अभी तक भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सरफरोशी की तमन्ना की कविता किसने लिखी? सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी? पहला आपका ऑप्शन दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा आपका दिया गया आसफ उल्लाह खां, तीसरा दिया गया भगत सिंह, चौथा दिया गया दिनकर। इसका आंसर क्या होगा? किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना की जो कविता थी, इन्होंने ही गाया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, जोर देखना है बाजू, जोर देखना है
दुश्मनों के बाजू में कितने कातिल, ऐसे ही उन्होंने बोला था। अगला प्रश्न दिया गया है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा दिया असहयोग आंदोलन, तीसरा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दिया गया खिलाफत आंदोलन। तो किसने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो देखेंगे इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस लिया। 1920 में प्रारंभ होता है, अब बाद में 1922 में इसको वापस ले लिया जाता है, इसको वापस ले लिया जाता है। तो एक कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में होता है। पुलिसों की जो चौकी थे उनके थानाओं के घेर कर उनका आग लगा दिया जाता है। इसके चलते गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।